एमडीकैट के अंदर डिस्कस करेंगे एक और लेक्चर दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से, और प्रैक्टिस करेंगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस की कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके पास आ सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। और जो है इससे पहले एक लेक्चर मैंने बनाया था और अभी सेकंड लेक्चर जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग। और संडे को जो टेस्ट है 10 सितंबर को एमडीकैट का ऑल ओवर पाकिस्तान, तो उसमें फिर ये लेक्चर जो है वो बेनिफिट करेगा स्टूडेंट्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, विच लेटर कम्स बिफोर जी एंड आफ्टर ई। ये तो एक बड़ा आसान सवाल है। जी से पहले क्या आता है और ई के बाद क्या आता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज़ एफ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे शायद ना भी आए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मुश्किल होते हैं कि द मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स आर गेटिंग वर्ड्स डे बाय डे, द डॉक्टर्स आर सो कन्फ्यूज्ड एंड दे डोंट इवन नो हाउ टू टैकल बंच ऑफ पेशेंट्स। तो एक स्टेटमेंट दी हुई है कि जो हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और स्टूडेंट्स बहुत परेशान है और डॉक्टर्स परेशान है। वो ये भी नहीं जानते कि किस तरह से बहुत सारे पेशेंट्स को टैकल किया जाए। अब ये हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन है ना, क्या? तो अब इसमें फर्स्ट क्या कर सकते हैं, आवर गवर्नमेंट शुड इंक्रीज मेडिकल सीट्स सो दैट वी कैन गेट मोर डॉक्टर्स एवरी ईयर। इन द केस द स्ट्रेस ऑन मेडिकल स्टाफ विल इंक्रीज एज वेल। सेकंड है, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एंड डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर मेडिकल स्टाफ्स एंड हॉस्पिटल्स। तो ये एक स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट को टैकल नहीं कर पा रहे। अब इसमें दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये किया जा सकता है कि गवर्नमेंट को मेडिकल की सीट्स बढ़ानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने हर साल। लेकिन इससे फिर ये भी होगा कि जो मेडिकल स्टाफ होगा लाइक नर्सेस वगैरह, इनके ऊपर भी स्ट्रेस आएगा, ज़्यादा डॉक्टर होंगे तो। सेकंड है, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एंड डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल। गवर्नमेंट को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल के लिए। अब इसमें से कह रहे हैं कि सिर्फ ए वाला काम बेहतर है, फिर कह रहे हैं फर्स्ट वाला वर्क कर लें, फिर कह रहे हैं सेकंड काम कर लें, फिर कह रहे हैं कि दोनों कर लें, या कह रहे हैं कि दोनों ना करें। तो इसमें क्या बेहतर हो सकता है? यह है मुश्किल कोर्स ऑफ एक्शन बतानी है। बताइए क्या गवर्नमेंट क्या करे, बता सकते हैं? यस, only 2 follows? No, that's the wrong answer. A option is correct. Both of them follows. मेडिकल के सीट्स बढ़ेंगे तो डॉक्टर्स बढ़ेंगे, एक चीज़ तो ये हो जाएगा। अब चूँकि मेडिकल स्टाफ पर स्ट्रेस बढ़ेगा तो इसके लिए स्ट्रेटजी बना देनी चाहिए ताकि मेडिकल स्टाफ जो है वो सही तरह से डॉक्टर्स को कंपनसेट कर सके। तो ये दोनों काम होंगे तभी जाकर क्या होगा कि पर जो पेशेंट्स हैं उनको सही तरह से ट्रीट किया जा सकेगा। तो ये एक काम नहीं होना चाहिए। इसमें गलती करते हैं अक्सर बच्चे, चूँकि लॉजिक से इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं हमारे बच्चों की कि वो कैसे इस चीज़ को किया जाए। चूँकि वो ज़्यादातर इस एज में होते हैं कि वो ज़्यादातर घर वालों के फैसले पे ही चल रहे होते हैं, अपना फ़ैसला कभी किया नहीं होता। दैट्स वाई ये लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग उनके लिए मसला क्रिएट करती है अक्सर बच्चों के लिए। ये ऐसी चीज़ें जो आपको घर में सीखते हैं, जब आप घर में आपको अथॉरिटी मिलती है कुछ करने की, उसको फार्मूला लगा के नहीं किया जा सकता इस चीज़ को किसी तरह से। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट, नो रिंग्स आर बैंगल्स और गोल्ड आर रिंग्स। कंक्लूजन, नो बैंगल्स आर गोल्ड, सम रिंग्स आर गोल्ड। अच्छा, कौन सा कंक्लूजन सही है? कह रहे हैं नो रिंग्स आर बैंगल, कोई भी रिंग जो है ना वो बैंगल नहीं है। ठीक है, तो एंड ऑल गोल्ड आर रिंग्स, और जितना भी गोल्ड है वो सारा का सारा रिंग है। तो कंक्लूजन मैंने नो बैंगल्स आर गोल्ड, कोई भी बैंगल्स गोल्ड नहीं है। और सेकंड कह रहे हैं सम रिंग्स आर गोल्ड, कुछ रिंग्स जो है वो गोल्ड है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नो रिंग्स आर बैंगल्स। तो रिंग्स हमारे पास अलग चीज़ें हैं, बैंगल्स हमारे पास अलग चीज़ें हैं। कोई भी रिंग जो है वो बैंगल नहीं है। इस तरह से कोई भी बैंगल जो है वो रिंग नहीं होगा, सिंपल सी बात है। एंड और गोल्ड आर रिंग्स, यहाँ पर आर होना चाहिए था। सारे गोल्ड जो है वो रिंग्स हैं, जितने भी गोल्ड से वो रिंग है, तो रिंग इज इक्वल टू गोल्ड, ये कह सकते हैं। तो सम रिंग्स आर गोल्ड, कुछ रिंग्स गोल्ड हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, 2 तो फॉलो होगा।
नो बैंगल्स आर गोल्ड, कोई भी बैंगल जो है वो गोल्ड नहीं हो सकता, ये भी सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन 1 यहाँ पर रॉन्ग है, तो है ना लॉजिकल डिडक्शन जिसको हम कहते हैं, आते ही करनी है काम, तो इसको हम वेन डायग्राम की सूरत में करते हैं। नेक्स्ट है फिर स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रोल बैक द हाइक इन प्राइजेस ऑफ कुकिंग गैस एंड कैरोसिन। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो रोल बैक कर देगी, रोल बैक का मतलब होता है वापस ले लेना, वो वापस ले लेगी जो हाइक हुआ है प्राइस में कुकिंग गैस और कैरोसिन की, उसको वापस लेगी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है सम मिनिस्टर्स हैड रिजाइन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाइक इन प्राइजेस ऑफ कुकिंग गैस एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो कुछ मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर लिया है प्रोटेस्ट के तौर पे, एहतजाज के तौर पे, चूँकि जो प्राइस कुकिंग ऑयल की और दूसरे पेट्रोल वगैरह की प्राइस बढ़ी है, तो कुछ मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया। तो उसमें बताने कि कॉज क्या है और इफ़ेक्ट क्या है, कॉज एंड इफ़ेक्ट है ना, ये सबब क्या है और उसका असर क्या है, या फिर दोनों ही अलग अलग असरात हैं या दोनों ही अलग अलग असबाब हैं। यस, रोल बैक आता वापस ले लेना, वापस सही रेट पर आ गए, नॉर्मल कम कर दिए प्राइस। दूसरा वाला कॉज है, इसलिए करेक्ट आंसर दे रहा कि 2 जो है ना वो हमारे पास कॉज है और फर्स्ट हमारा इफेक्ट है कि जब मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया है ना प्रोटेस्ट के तौर पे, तो फिर जाकर गवर्नमेंट ने क्या किया कि रोल बैक किया प्राइस को उस प्रोटेस्ट के इजहार में। ये हमारे पास इस तरह से आंसर इसका है, ठीक है, दैट्स द बी ऑप्शन। तो ये आपने सही बताया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें बताने कि क्या बेहतर रहेगा, काम क्या करना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन, द अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेड फ्रूट्स हैज़ इंक्रीज इन द इंडिजीनियस मार्केट। मतलब जो इलाके की मार्केट है, इंडिजीनियस मतलब इलाकाई मार्केटें जो हैं, इंडिजीनियस मतलब इलाकाई, तो इलाकाई मार्केटें जो हैं उनमें क्या हुआ है बेटा कि जो इम्पोर्टेंट फ्रूट्स हैं, मतलब इंटरनेशनल बाहर मुल्क से आने वाले फ्रूट्स हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो गया। एंड सो द डिमांड ऑफ इंडिजीनियस फ्रूट्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड। इससे क्या हो गया, इलाके में जो फल वगैरह मिलते थे ना, उसकी डिमांड में उसकी कमी आ गई है। क्या करना चाहिए सूरत हाल में? कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कह रहे हैं टू हेल्प द इंडिजीनियस प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड द गवर्नमेंट शुड इम्पोज हाई इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दीज फ्रूट्स इवन इफ दीज आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। मतलब जो बाहर से जो फूड आ रहे हैं उनमें गवर्नमेंट हाई टैक्स लगा दे, बहुत हाई टैक्स लगा दे, भले अच्छे क्वालिटी के ना हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इलाकाई फलों को ख़रीदें या फ्रूट्स को ख़रीदें। दूसरा क्या किया जा सकता है, द फ्रूट वेंडर शुड स्टॉप सेलिंग इम्पोर्टेड फ्रूट सो दैट द डिमांड ऑफ इंडिजिनस फ्रूट्स वुड बी इंक्रीज। फ्रूट वेंडर्स को चाहिए कि वो इम्पोर्टेड फ्रूट बेचें ही ना, ताकि जो इलाकाई फ्रूट्स हैं उनकी जो डिमांड में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट आ जाए। ये 2 कोर्स ऑफ एक्शन बता रहे हैं। अब आपको बताना है कोई फर्स्ट फॉलो करना है या सेकंड फॉलो करना है या दोनों फॉलो कर लें या कोई ना फॉलो करें। अभी आपकी लॉजिक क्या कहती है इस बारे में? हाँ, लॉजिक में बड़े फेल हो तुम लोग बिल्कुल, शायद एक सवाल भी शहीद नहीं लगा पाओ। नॉट ऑफ देम फॉलोस, मतलब सिंपल थोड़ा लग रहा है घर में कभी कोई फैसला किया ही नहीं आज की ज़िंदगी में आप लोगों ने। तो भाई सिंपल सी बात है ना, देखो यहाँ पर इस चीज़ को कि अगर यहाँ पर पहले वाले में कह रहे हैं कि हाई ड्यूटी लगा दी जाए फ्रूट्स में, मतलब वो बिला वजह फ्रूट्स को महंगे करने वाली बात होगी, तो ये बात तो ऐसी ही गलत है। पहला तो कहीं ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इंपोर्टेड फ्रूट्स आ भी रहे हैं तो उससे कंज्यूमर को तो फ़ायदा पहुँच रहा है ना। अब उसमें उसके ऊपर टैक्स लगा कर जो है वो एक तरह से उनका नुकसान कर रहे हैं। ये तो 1 वाला तो करना ही नहीं चाहिए, तो बिला वजह में आप इंपोर्टेड हाई ड्यूटी लगा रहे हैं चीज़ में, जबकि वो चीज़ उतने की है नहीं और क्वालिटी भी अच्छी नहीं है उसकी, तो फ़ायदा क्या। दूसरा कह रहे हैं कि फ्रूट वेंडर बेचना ही छोड़ दें इंपोर्टेड फ्रूट्स को, ताकि इंडिजिनस फ्रूट्स की मार्केट बड़ी हो। तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि कंज्यूमर को तो सपोर्ट करना है। कंज्यूमर को स्ट्रॉबेरी चाहिए, पाइनएप्पल चाहिए उसको, तो वो जो ख़रीदने वाले हैं कस्टमर्स हैं तो उनको तो देगा ना भाई फ्रूट वेंडर, वो अपना प्रॉफिट तो कम नहीं करेगा इस चक्कर में। भले इंडिजिनस फ्रूट होना, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको तो प्रॉफिट से फ़र्क पड़ता है ना अपने फ्रूट वेंडर को। सही बात है ना भाई। अब डिमांड जिसका होता है उसको वही चीज़ बेचनी होती है इंसान को। ये थोड़ी ना देखेगा नहीं यार इंपोर्टेंट मोबाइल फ़ोन भी तो लेता है ना पाकिस्तान, भले मोबाइल फ़ोन बनाता है, क्यों मोबाइल ख़रीदता तो कोई नहीं है उसको। सैमसंग और इन्फिनिक्स ये सब खरीदते हैं ना भाई पब्लिक, ये थोड़ी ना सोचेंगे नहीं पाकिस्तान का फ़ायदा करेंगे। सिंपल सी बात है, लॉजिक ही नहीं बनती इसके पीछे कोई। और कुछ और किया जा सकता है इन 2 काम के अलावा, लेकिन ये दोनों काम करना बेकार है। सही है, तो सारी गलत बता रहे हो। ये पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, सब गलत लगा के आए थे बच्चे।
ये आसान है, लेकिन ये ऐसे आए तो बहुत अच्छी बात है। सीरीज़ अगर आ गया नंबर सीरीज, ये फॉर्मूले से बन जाएगा 80 10 70 15 60। अगला हमारा नंबर क्या होगा? दैट्स 80 70 60। तो अब अगला क्या आ जाएगा इसका? मतलब 80 है, 70 है, 60 है। अच्छा, इसका इसके लिहाज से नहीं, 10 के लिहाज से 10 15 अप टू अगला 20 आ जाएगा ये ऑप्शन। बट ये आता नहीं है इतना। लास्ट ईयर ऐसा एक आख सवाल ही आया था, जब 6 के 6 सवाल सेंटेंस वाले आए हुए थे। सही है, ये वाला आएगा। शुड द पब्लिक सेक्टर, रट्टा मार के फ़ायदे नहीं, जो 1000 सवाल इसके अंदर बन सकते हैं। ऐसी बात है, ये थोड़ी ना कि यही सवाल देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। लॉजिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग विच यू कैन डू टू इम्प्रूव योर लॉजिकल रीजनिंग। शुड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बी अलाउड टू अडॉप्ट अ हायर एंड फायर पॉलिसी? मतलब क्या बता रहा हूँ उसका मतलब मीनिंग बता दे रहा हूँ। वैसे मीनिंग भी बताई नहीं जाएगी वहाँ पे, आपको खुद ही समझना है, ठीक है। मीनिंग बताकर तो ऐसे आंसर पे पहुँच ही जाते हैं बच्चे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लास्ट ईयर भी आप देखोगे जो 2022 में आया था, मुश्किल वर्ड्स लिखे हुए थे उसमें, तो वर्ड ही समझ में नहीं आ रहे होंगे आपको, तो आप उसमें आंसर कैसे बताओगे? तो शुड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बी अलाउड टू अडॉप्ट अ हायर एंड फायर पॉलिसी? क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अलाउ किया जाएगा हायर एंड फायर पॉलिसी के लिए? मतलब पब्लिक सेक्टर से मुराद यहाँ पर होता है कि लाइक कि हायर एंड फायर की पॉलिसी क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उसमें अलाउ किया जाएगा उसको? तो लाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से मुराद होता है कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ना, फायर नहीं करते किसी को, तो फायर वगैरह पॉलिसी नहीं होती उसमें, बस ट्रांसफ़र वगैरह हो जाते हैं। तो कह रहे हैं क्या अलाउ कर देना चाहिए उसको? अब उसमें पहले करें यस, एज दिस विल हेल्प द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू गेट रिड ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ एंड विल आल्सो हैव टू रिवॉर्ड द परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़। ऐसे क्या होगा, जो नहीं काम करने वाले लोग उनसे छुटकारा हासिल हो जाएगा और उससे उनको भी मदद मिलेगी जो कि अच्छा काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं। सेकंड है नो, द मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इन एन अनबायस्ड मैनर एंड द एम्प्लॉयज़ विल सफ़र ड्यू टू हाई हैंडेडनेस ऑफ द मैनेजमेंट। कि नहीं, मैनेजमेंट इस रूल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है एक अनबायस्ड मैनर में, और एम्प्लॉयज़ इससे क्या होगा, उनको नुकसान पहुँचेगा। मतलब अपनी पसंद के लोगों को लोग रखेंगे, बाकी जो पसंद के नहीं होंगे उनको फायर कर देंगे, एक तरह से नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पहली बार कह रहे हैं कि भाई हायर एंड फायर की पॉलिसी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट इदारों में अपनानी चाहिए। तो अब इसमें क्या दे रहे हैं, इसमें आर्गूमेंट क्या कह रहे हैं कि हाँ भाई बेहतर होगा, इससे क्या होगा कि जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको रखा जाएगा, ठीक है। और दूसरा कह रही अच्छा नहीं होगा, चूँकि इससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट होगी वो अपनी पसंद के लोगों को रखेगी, बाकियों को निकाल देगी। तो अब बताएं कौन सी आर्गूमेंट जो है स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर? एक स्ट्रॉन्ग है, दो स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं। तुक्का लगाओगे? मतलब आपको रीजंस पता होने चाहिए ना, क्यों रीज़न, क्या वजह है इसके पीछे, अगर हम ऐसा करेंगे तो। फर्स्टली क्या है, सेट दिस विल हेल्प द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू गेट रिड ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज एज विल हेल्प टू रिवॉर्ड द परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज। सही है, ये हो सकता है, सही है, अच्छा है, तो फ़ायदा होगा इससे। नॉट परफॉर्मिंग को हम निकाल देंगे। अनबायस्ड होगा ये। अनबायस्ड मतलब जिसमें मतलब कोई न्यूट्रलिटी हो, जिसके अंदर न्यूट्रल, इम्पार्शल, गैर जानिबदारी। नो द मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इन एन अनबायस्ड मैनर एंड द एम्प्लॉयज विल सफर ड्यू टू हाई हैंडेडनेस ऑफ द मैनेजमेंट। तो देखो ये भी पॉसिबिलिटी है वैसे तो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो है वो ऐसा हो कि अनबायस्ड मैनर में मतलब चीज़ों को लेकर चला जाए, और फिर जो है वो फिर मैनेजमेंट की हाई हैंडेडनेस से जो है वो एम्प्लॉयज़ को सफ़र करना पड़े। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं, इफ़ बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। 1 और 2 दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर मी, आई मे बी लेट, स्टार्ट टेकिंग लंच एज सून एज द गेस्ट अराइव। अ मैसेज फ्रॉम अ डायरेक्टर टू अ कंपनी टू हिज ऑफिस मैनेजर। डायरेक्टर ने, कंपनी के डायरेक्टर ने अपने ऑफिस मैनेजर्स को एक ईमेल भेजा, या एक लाइक क्या भेजा, कोई भी ख़त भेजा, ईमेल भेजा, कॉल कर दी, SMS भेजा, व्हाट्सएप किया कि मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा, मैं शायद लेट हो जाऊँगा, लंच शुरू कर दीजिएगा आप लोग जैसे गेस्ट आ जाएं। ये उसने कहा है। अजम्पशन, क्या अजम्पशन है, मतलब अजम्पशन क्या है, अब क्या सोचकर उसने क्या एज्यूम किया होगा उसने जब ये मैसेज किया। फर्स्ट है कीपिंग गेस्ट वेटिंग इज़ नॉट डिज़ायरेबल,
कि मेहमानों को रोक कर रहना ये सही बात नहीं है। दूसरा, लंच में नॉट बी रेडी इन टाइम, कि लंच शायद टाइम पे रेडी नहीं होगा। तो क्या एज्यूम करके उसने ये मैसेज किया है? वन है कि जो है वो गेस्ट को वेट करना सही नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं है, इसलिए उसने ये मैसेज किया, ये एज्यूम करते हुए। समझ गए? तो ये देखो बहुत आसान भी होती है चीज़ें और जो बहुत मुश्किल भी हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे कॉमन सेंस इसके अंदर आप अपना यूज़ करो और कुछ भी नहीं। ये 5 और 4 का बच्चा भी बता सकता है अगर उसके अंदर स्किल्स हैं लॉजिकल थिंकिंग की, वरना तो एक 40 साल का इंसान भी अगर लॉजिक्स उसकी अच्छी नहीं तो वो नहीं बता सकता। नेक्स्ट है रूरल एंड सेमी रूरल अर्बन एरियाज, मतलब देहाती इलाके या लगभग जो देहाती होते हैं 50% तक, ऐसे एरियाज़ कंट्री में हैव बीन सफरिंग ड्यू टू लोड शेडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। लोड शेडिंग की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा वो मुब्तला हैं। Second, if the government is not able to overcome the power crisis, load shedding will be extended even to the urban areas. अगर गवर्नमेंट नहीं काबू पाती है पावर क्राइसिस को ओवरकम करने में तो लोड शेडिंग शहरी इलाकों में भी दाखिल हो सकती है। अब बताएं कॉज इफेक्ट, या तो कोई एक कॉज है कोई इफेक्ट है, या दोनों कॉजेज हैं या दोनों इफेक्ट्स हैं। यस, सही कह रहे हो, बोलो। दोनों इफेक्ट्स हैं, सही तो कह रहे हो। बोथ आर स्टेटमेंट्स आर द इफेक्ट ऑफ सम सेम कॉज। कॉज एक ही है, सबब यही है कि पावर क्राइसिस है और जनरेशन पावर जनरेशन नहीं हो रही है। उससे एक सबब तो ये निकल रहा है, इफेक्ट तो ये निकल रहा है कि भाई देही इलाकों में बिजली नहीं आ रही, और एक और सबब ये भी निकल सकता है कि जो है वो शहरी इलाकों में भी ना है। लेकिन जो है वो दोनों का कॉमन कॉज है। कॉज तो एक है ना, आपकी एनर्जी पावर जनरेशन लो हो रही है मुल्क के अंदर। सही है, तो सही है, चलो दिमाग चल रहा है आपका, थोड़ा अच्छी बात है, चलनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देयर इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज़ पुट दैम इनटू प्रीकेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में माइग्रेशन हो रही है भाई गांव देहात के इलाके से शहरी इलाकों की तरफ, क्योंकि बार बार जो फसलें हैं बेटा वो तबाह हो जा रही है देहातियों की, जिससे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो रही है। क्या करना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन, पहला, द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस विच विल मेक देम स्टे पुट। दूसरा, कोई एक काम करवाना चाहिए उनसे भाई। दूसरा है द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन द अर्बन एरियाज टू हेल्प देम सर्वाइव। कि जो विलेजर्स माइग्रेट करके चले गए हैं अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पर उनको जॉब दे देनी चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। क्या बेहतर है? या तो 1 या तो 2 या दोनों बेहतर है या दोनों ही बेहतर नहीं? सोचो आप, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर बने हो, आप क्या करोगे सिचुएशन में? कि आप देख रहे हो कि खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं और मतलब बारिशें नहीं हो रही वॉटेवर, और लोग हिजरत करके जा रहे हैं शहर की जानिब। तो अब या तो उनको गांव के अंदर ही कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बता दिया जाए, भेड़ चराएँ वगैरह कुछ भी इस तरह से, या फिर क्या करें वो कि वो उनको जो लोग जितने लोग शहर में शिफ्ट हो रहे हैं उनको जो है वो जॉब दिया जाए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। फर्स्ट फॉलो, सेकंड हो ही नहीं सकता। सेकंड तो फिर सिटी में प्रेशर पड़ जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कर सकते गांव सारा खाली करके शहर में बसा दें, शहर में इतने जॉब्स थोड़ी ना होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है। तो कहने का मकसद है कि वहाँ पर फिर ये कि दूसरा काम कोई करवाना चाहिए, अल्टरनेट सोर्स। अगर बारिश नहीं हो रही है और क्रॉप फेलियर हो रहा है तो जाहिर सी बात है देहात में कोई दूसरा काम वो करें, भेड़ चराएँ, बकरी चराएँ, गाय वगैरह पालें, इस तरह से कुछ करें। सही है। एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर आप होता तो आपको यही करना चाहिए था, क्योंकि दूसरा काम करेंगे तो होगा क्या, वो फिर जाहिर सी बात है एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा ना अर्बन और रूरल लाइफ के अंदर। तो ये नहीं हो सकता। अगर हम पाकिस्तान के सारे देहातियों को उठा के कराची शहर में बसा दें तो ये मुश्किल है ना भाई। कराची में वैसे ही इतने सारे लोग जो आते हैं इधर से, तो फिर क्राइसिस क्रिएट होती है, बहुत सारे मसाइल क्रिएट होते हैं। तो और ज़्यादा कर देंगे तो और मसाइल क्रिएट होंगे। नेक्स्ट, देयर इज़ अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर। मतलब कह रहे हैं कि इस साल जो है वो बेरोज़गार लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है पहले से। अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय अ बैंक। और एक बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स ने सबमिट किया एप्लीकेशन को जब इश्तहार आया था मैनेजर की पोस्ट में बैंक की तरफ से। तो बताए कॉज कौन सा, इफेक्ट कौन सा? ईजी है ये तो। कह रहे हैं बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, और दूसरा कह रहे हैं कि भाई एक बैंक में इश्तहार लगा और बहुत सारे लोगों ने उसमें अप्लाई किया।
एंड डू यू नो द कॉज एंड इफेक्ट? गलत जवाब। स्टेटमेंट 1 जो है वो कॉज है, स्टेटमेंट 2 हमारे पास इफेक्ट है। क्योंकि बेरोजगारी में इजाफा हुआ तो उसका असर ये निकला है कि बैंक में जो जॉब आई है उसमें लोगों ने ज़्यादा अप्लाई किया। दैट्स इट। तो बड़ा आसान था, इसमें भी गलत बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फैक्ट्स लिखे हुए। फैक्ट 1 है, अ बॉय हैव 4 कार्स। एक लड़के के पास 4 गाड़ियाँ हैं। सेकंड है, 2 ऑफ द कार्स आर रेड। 2 कार रेड है उसमें से, 2 कार किसी और रंग की होगी। थर्ड फैक्ट है, ही हैज़ 1 स्पोर्ट्स कार। उसमें से 1 स्पोर्ट्स कार है। 3 फैक्ट दिए थे। इफ द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल आल्सो बी अ फैक्ट। अब ये ऊपर के 3 स्टेटमेंट अगर फैक्ट है तो बताएं इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट फैक्ट होगी। द बॉय हैव रेड स्पोर्ट्स कार, तो यह फैक्ट नहीं है। फैक्ट मतलब हकीकत पर मबनी बात है। क्योंकि स्पोर्ट्स कार एक है, वो उसका कलर कुछ भी हो सकता है। तो 2 रेड कार है ना, क्या पता स्पोर्ट्स कार रेड ना हो, तो ये फैक्ट नहीं है। 2 है, ही हैज़ 2 कोरोला। उसके पास 2 कोरोला कार है। क्योंकि कार जो है ना वो 2 तरह की होती है। तो एक तो हमारे पास जो है वो स्पोर्ट्स कार होती है और एक कोरोला होती है जिसको लग्जरी हम कहते हैं। स्पोर्ट्स कार डिफरेंट होती है, कोरोला कार डिफरेंट कार्स होती हैं। कोरोला इज़ अ मॉडल ऑफ कार। तो ऐसा नहीं है उसके पास 3 कोरोला होंगे ना, जो कि टोटल 4 कार है। तो 2 कोरोला तो नहीं, एक स्पोर्ट्स कार है तो 3 कोरोला कार उसके पास है। कड़ी है ये 2। हिज फेवरेट कलर इज़ रेड। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्या पता उसके वो बाकी कार डिफरेंट कलर्स की है ना। 2 कार रेड है, क्या पता 2 ब्लू हो, तो ब्लू भी तो फेवरेट हो सकता है। तो यहाँ पर तीनों में से कोई भी हमारे पास फैक्ट नहीं है। नॉन ऑफ द स्टेटमेंट इज अ फैक्ट। ऊपर दिए गए 3 बातों से समझ में आ रही है। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट है, सम पेपर्स आर पेन, एंजल इज अ पेपर। कुछ पेपर जो है वो पेन है बेटा, कुछ पेपर पेन है। ये रहा पेपर और ये रहा पेन। कुछ पेपर पेन है। एंजल एज अ पेपर, और एंजल क्या है बेटा, एक पेपर है। एंजल एक पेपर है, ठीक है, ओके। कंक्लूजन कह रहे हैं एंजल इज़ नॉट अ पेन। नहीं, हो सकता है अगर एंजल एक पेपर है तो वो पेन भी हो सकता है। एंजल इज़ अ पेन, एंजल एक पेन है। अच्छा, एंजल पहला लिखा हुआ है कि एंजल नहीं, एंगल लिखा हुआ है। एंगल, एंगल इज़ नॉट अ पेन। एंगल एक पेन नहीं है और एंगल दोनों ही हो सकते हैं। मतलब एंगल इज़ नॉट अ पेन, ये तो अगर ये कंक्लूजन आ रहा है एंगल एक पेन नहीं है, हो सकता है ना ये। मतलब एंगल एक पेपर है ना और कुछ पेपर पेन है, तो ऐसा भी हो सकता है एंगल एक पेन हो, ऐसा भी हो सकता है एंगल एक पेन ना हो। दोनों फॉलो हो रहे हैं ना अभी इसके अंदर। तो बोथ 1 and 2 फॉलोज। चूँकि एंगल, अगर एंगल एक पेपर है और कुछ पेपर पेन है तो एंगल भी तो पेन भी हो सकता है एंगल, और ये भी हो सकता है एंगल शायद पेन ना हो। सही बात है ना भाई। क्या पता वो इस वाले पोर्शन में आ रहा हो, क्या पता इस वाले पोर्शन में आ रहा हो, किसी में भी आ रहा होगा ये। क्लियर है। इवेंट डायग्राम से बनता है इस तरह से तो है। नेक्स्ट है, द फार्मर्स हैव डिसाइडेड अगेंस्ट सेलिंग देयर खरीफ क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो फार्मर्स ने फैसला किया है, मतलब जो फार्मर्स से किसानों ने फैसला किया है कि वह खरीफ क्रॉप्स को गवर्नमेंट एजेंसीज को नहीं बेचेंगे। स्टेटमेंट है ये। दूसरा है, द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप्स स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट मंथ टू द नेक्स्ट 6 months। गवर्नमेंट ने खरीफ के फसलों की जो प्राइस है ना वो कम कर दी है। मतलब उसके जो सेलिंग परचेजिंग प्राइस है वो कम कर दी है 6 महीनों के लिए। अब बताए कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है। 2 कॉज है और 1 इफेक्ट है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्होंने रेट कम कर दिए खरीदने के, तो उन्होंने फिर वो बेचना हमसे मना कर दिया। 2 कॉज है, 1 इफेक्ट है। सही है। नेक्स्ट है, कंपटीशन ऑलवेज है। ये बड़ा आसान सवाल है। एक कंपटीशन में हमेशा क्या चीज़ होती है? राइवल्स। बिल्कुल सही कह, पढ़ा है क्या ये आपने? यस, कंपटीशन में राइवल ज़रूरी है ना, वरना तो रिवॉर्ड भले ना हो लेकिन राइवल्स होने चाहिए, वरना कंपटीशन का मुकाबला हो ही नहीं सकता आपका मध्य मुकाबले कोई ना हो। भले रिवॉर्ड ना हो, स्पेक्टेटर ना हो, रेफरी ना हो, लेकिन उसके बाद कंपटीशन हो सकता है।
नेक्स्ट है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर, इनमें से 4 वर्ड है, कौन सा वर्ड दूसरे से बिलोंग नहीं करता, ऑड वन आउट करना है। ग्लॉसरी, इंडेक्स, चैप्टर, बुक, इजी है, कॉमन सेंस चाहिए। ग्लॉसरी जो है वो बुक के एंड में होती है ना, जिसमें फरहंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें मीनिंग्स वगैरह लिखी हुई होती है ना मुख्तलिफ वर्ड्स की, उसको ग्लॉसरी कहा जाता है। इंडेक्स तो फर्स्ट पेज पर होता है, चैप्टर जो अंदर बीच में आता है। देखो बुक होगा यहाँ पर, इतना आसान है, ये सब बुक के पार्ट्स हैं और ये इटसेल्फ बुक अलग है। बुक के अंदर ये चीज़ें हमारे पास होती हैं, बुक एक अलग चीज़ है, समझ गए? तो ये पार्ट है और वो उसके मतलब बुक जो है वो एक होल है और उसके पार्ट्स हैं अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास ये रेडियल टाइप का क्वेश्चन है। चिल्ड्रन आर इन परस्यूट ऑफ अ डॉग हुज लीश हैज़ ब्रोकन। बच्चे जो है ना वो भाग रहे हैं एक डॉग के पीछे, ये डॉग है, डॉग के पीछे कुछ बच्चे भाग रहे हैं जिसकी रस्सी टूट गई है। जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग, जेम्स जो है बेटा वो डॉग से बिल्कुल पीछे है एग्जैक्टली। रूबी इज बिहाइंड जेम्स, रूबी जो है वो जेम्स से पीछे है भाई। रैचल इज बिहाइंड रूबी, रैचल जो है वो रूबी से पीछे है। ठीक है भाई, तो ऐसे ये लोग भाग रहे हैं। डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, मैक्स इज अहेड ऑफ द डॉग वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैक्स इज अहेड ऑफ द डॉग वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि ये यहाँ से इधर से मैक्स इस तरफ से भाग रहे हैं डॉग की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। मैक्स टर्न अराउंड एंड जॉइन्स द परस्यूट। मैक्स जो है वो फिर क्या होता है, मतलब डॉग आगे भागता हुआ निकल जाता है मतलब मैक्स से, तो मैक्स जो है वो इन तीनों के साथ शामिल हो जाता है। ही रन्स इन बिहाइंड रूबी, वो रूबी के पीछे भागना शुरू कर देता है। मतलब मैक्स यहाँ पर आ गया फाइनली, मतलब ये ना ये यहाँ पर आ गया अब मैक्स और यहाँ पर आ गया ब्रैचल, ऐसा ही है। ओके, जेम्स रन्स फास्टर, जेम्स तेज भागता है एंड इज अलॉन्ग साइड द डॉग ऑन द लेफ्ट, और तेज भागते हुए डॉग के जो है लेफ्ट पर जो है ना वो जेम्स आ जाता है। रूबी रन्स फास्टर एंड इज अलॉन्ग साइड द राइट ऑन द राइट, रूबी भागते हुए जो है ना वो डॉग के राइट पे आ जाती है। विच चाइल्ड इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग, डॉग से पीछे अब कौन भाग रहा है, मैक्स। हो गया जी, दैट्स अ रिडल। सही है, इस तरह से बता देंगे भैया, पहले है बच्चे सॉल्व करते हैं तो इतना मुश्किल काम नहीं है। सही है, जैसे कोई फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल सकते आप इसको, डायरेक्टली कॉमन सेंस वाली बात। नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन, गिव आंसर। assumption, okay. Without reforming the entire administrative system, we cannot eradicate corruption and prejudice from the society. मतलब पूरी तरह से इंतज़ामी निज़ाम को रिफॉर्म के बिना, बेहतर बनाए बिना हम नहीं इरेडिकेट कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं करप्शन को हमारी सोसाइटी से, जब तक पूरा निज़ाम तब्दील ना किया जाए। अब क्या एजम्पशन है इस बात में, क्या एजम्पशंस निकल रहे हैं इन बातों से? पहला है, द एग्जिस्टेंस ऑफ करप्शन एंड प्रेजुडिस इज़ गुड। करप्शन का होना अच्छा है, ये तो फालतू बात है, समझ नहीं सकते। देयर इज़ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, मतलब काफ़ी ज़रूरत है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को जो है वो चेंज करें। तो एजम्पशन 2 जो है वो लागू होगा इसके अंदर। तो ओनली एजम्पशन 2 इज़ इम्प्लिसिट, मतलब ये लागू होगा, इम्प्लाई होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, लचक, तो इतनी लचक है, काफ़ी लचक है कि हम तब्दीली कर सकें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज़, ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है। A is 25, B 625, C 15625। तो A B C चल, अगला D आएगा, लेकिन D तो सब में ही है। अब नंबर की कहानी चल रही है, क्या क्या सीक्वेंस कुछ बना सकते हैं आप इसकी, जो नंबर्स चले। इज देयर एनी सीक्वेंस इन इट? व्हाट? 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर 65 होगा। हाँ, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे?
पता है? देखो मैं बताता हूँ, 25 ये मल्टीप्लाई बाय 15 हो रहा है। अब 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 5 से 25 टू 10 और टू 12 हो गया। ये हमारे पास हो गया 5 1 5 और ये हो गया 2 1 2, 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। ओके 25 15 से मल्टीप्लाई करें, ओके 5 से 25, 5 टू 10 और 12 हो गया ये हमारे पास। ये हमारे पास हो गया 5 1 5, 2 1 2, 5 5 6 7 3, नहीं तो स्क्वायर ही हो रहा है क्या? 25 का स्क्वायर निकालते हैं, 25 आउट ऑफ द 10 और 12 हो गया, 5 टू द 10, 2 टू द 4 और 1 5, हाँ स्क्वायर तो हो रहा, सही कह रहा हूँ, स्क्वायर हो रहा है 625। अब 625 का स्क्वायर 15625 हो गया कि नहीं? अब 15625 का स्क्वायर लेना है, वन 5625, अच्छा 25 इंटू 25, नहीं मतलब क्या पता है, 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं स्क्वायर नहीं हो रहा, सॉरी। 625 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 15625। अब 15625 को बस आप क्या करें, अब इसको भी आप 25 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 और 1 11, 5 6 ज़ा 30 और 1 31, 5 ज़ा 25, 25 26 27 28 28 हो गया ये, 5 ज़ा 5 और 6 7 7 यहाँ हो गया, ओके 10 कर दिया मैंने, ओके 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 10 और 12 2 1 यहाँ रहा, 5 ज़ा 31 31, 25 28 2 हो गया, 5 ज़ा ये सही हुआ अब ये, 5 टू ज़ा 10, ओके 2 टू ज़ा 4 और 1 5, 6 टू ज़ा 12 और ये 5 टू ज़ा 10 और 11, 2 1 ज़ा 2 और 3, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, 7 8 9 390 सही। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20, इसमें ना 20 वो 25 चल रहा था इसके अंदर, स्क्वायर नहीं चल रहा था, तो मसला। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ एन ऑड पेयर, इसमें से ऑड पेयर बताएं कौन सा है? 4 पेयर्स हैं। पेट्रोल इस टू पेट्रोल का कार से रिलेशन है, ऑयल का लैम्प से, कोल का इंजन से, स्मोक का फायर से। सी बी, द करेक्ट आंसर विल बी डी। पेट्रोल, कार पेट्रोल से चलती है, लैम्प ऑयल से चलता है, इंजन कोयले से चलता है, लेकिन फायर स्मोक से थोड़ी ना चलता है, फ्यूल थोड़ी ना है। हर एक चीज़ का फ्यूल है, लेकिन स्मोक फायर का फ्यूल थोड़ी ना होता है, फायर का प्रोडक्ट है स्मोक, फ्यूल थोड़ी ना है। तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो बाकी जगह नंबर ही बढ़ाओ बेटा, इसमें तो मुश्किल है, 6 नंबर हटा दो। द रेशो इज नहीं ऑफ हो गया। द रेशो ऑफ पॉवर्टी इज एट अलार्मिंग पॉइंट इन आवर कंट्री, गुर्बत की शरह बहुत बढ़ चुकी है हमारे मुल्क में। पहला है क्या करना चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्टेप फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ग्रोथ। दूसरा है द लोअर क्लास एरिया ऑफ पीपल इन आवर कंट्री नीड्स टू बी सपोर्टेड एज मोस्ट ऑफ देम लिव्स हैंड टू माउथ। क्या करना चाहिए? पहले कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए इकोनॉमिक और डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, तो करना ही है, 1 तो होगा ही होगा। तो द लोअर क्लास एरिया ऑफ पीपल इन आवर कंट्री नीड्स टू बी सपोर्टेड एज मोस्ट ऑफ देम लिव्स हैंड टू माउथ। दोनों ही करना चाहिए, सिंपल सी बात है, बोथ ऑफ देम फॉलोज। सही है। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द लो लाइंग एरियाज हैज़ बीन इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज टू सेफर प्लेसेस। बड़ी तादाद में लोग जो कि नशीबी इलाकों में रहते थे, नशीबी इलाके जो होते हैं ना नीचे लो लाइंग एरियाज़ में रहते थे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया है या फिर और महफूज जगह पहुँचा दिया गया है। तो ये एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है बेटा, ये एक स्टेटमेंट चल रही है और शायद ये दूसरी स्टेटमेंट चल रही है। सेकंड स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट हैज़ रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज टू द पीपल लिविंग इन द अफेक्टेड एरियाज। गवर्नमेंट ने जो है ना वो तेज़ी से उन्होंने रिलीफ सप्लाईज देनी शुरू कर दी हैं लोगों को जो अफेक्टेड एरिया में हैं। अफेक्टेड एरिया मतलब एक तो बड़ी तादाद में लोगों को निकाला गया है किसी एक जगह से,
और दूसरा है कि उस जगह के लोगों को क्या किया जा रहा है भाई कि बड़ी तादाद में रिलीफ्स और सप्लाईज मुहैया की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। आप बताइए कॉज इफेक्ट क्या है इसमें, या दोनों कॉज है या दोनों इफेक्ट है? दोनों इफेक्ट है। ये लॉजिक काम कर रहा है तुम्हारा कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर द इफेक्ट ऑफ सेम कॉमन कॉज। क्योंकि सैलाब वगैरह आ गया है शायद उस इलाके में ना, और सैलाब आने की वजह से ही लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है या फिर उनकी मदद की जा रही है। तो एक कॉमन कॉज है जिसकी वजह से ये दोनों काम हो रहा है। सही है, चलो तुम बेहतर कर रहे हो आखिर फिर भी। वर्ड शुड कम नेक्स्ट टू दिस, सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्ट, मतलब सिनोनिम ढूंढना है। गार्ड हो जाएगा बिल्कुल, ये ऑप्शन, ये सारे एक ही मीनिंग आते हैं। सही है। नेक्स्ट है द क्वीन एक्सप्रेस हर डिज़ायर टू मैरी द किंग अगेन, मतलब जो मलका है उसने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो बादशाह से दोबारा शादी करेगी। मतलब मलका ने शायद बादशाह को डाइवोर्स दे दिया है, तो वो दोबारा से बादशाह से शादी करना चाहती है। ये एक स्टेटमेंट है। सेकंड है द किंग वुड नॉट मैरी हिज एक्स वाइफ, लेकिन बादशाह जो है वो अपनी एक्स वाइफ से शादी दोबारा नहीं रचाना चाहता, नहीं करना चाहता। अब बताइए कॉज इफेक्ट। री मैरी, दोबारा शादी नहीं करना चाहता अपनी एक्स वाइफ से। दोनों इफेक्ट है। द क्वीन एक्सप्रेस हर डिज़ायर, डिवोर्स जो है वो कह रहे हो कॉज होगा, और ये जो है उसके इफेक्ट्स होंगे। हाँ कह सकते हैं, सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। नहीं नहीं नहीं, डी नहीं हो सकता। यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉजेज है ना, मतलब अलग अलग असबाब के वजूहात हैं ये, तो डी तो नहीं हो सकता। कॉमन कॉज तो नहीं लिखा हुआ ना। हाँ क्या होगा? बी होगा। इसमें से 2 कॉज है और 1 इफेक्ट है, ऐसा कैसे? उल्टा तो नहीं बोल रहे हो? 1 कॉज होगा और 2nd इफेक्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर ये हो सकता है कि वो उसने जाहिर की है जैसे कि वो दोबारा से शादी करेगी बादशाह से, लेकिन उसको कॉज हम समझ लेते हैं और उसका इफेक्ट ये निकला है कि वो जो है वो दोबारा से शादी नहीं करना चाहता। बोलो। किंग शादी नहीं करना चाहता। नहीं, इसकी वजह से वो फिर भी करना चाह रही है। उसने पहले एक्सप्रेस किया है, इजहार किया है कि मैं शादी करूंगी। उसने बादशाह को प्रपोजल भेजा है और बादशाह कह रहे कि नहीं मैं दोबारा तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो कॉस्ट जो पहले होता है ना, इफेक्ट हमेशा उसके बाद ही होता है। कॉस्ट पहले होगा, इफेक्ट बाद में होगा ना। पहले जो काम हुआ 1 वाला, उसके बाद 2 वाला काम बाद में हुआ है। सही है। बाकी ये क्वेश्चन में रॉन्ग था तो इसलिए मैंने कंपास इज टू डैश, तो बड़ा आसान है। अगर थर्मोमीटर का ताल्लुक टेम्परेचर से है तो कंपास का ताल्लुक किससे? डायरेक्शन से। सिंपल। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हैज लेविड मोर टैक्सेस। द इकोनॉमिक शॉर्टफॉल ऑफ द कंट्री हैज स्लैश्ड। मतलब कि कंट्री में जो है ना वो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है, मतलब मुआशी तौर पर ना, मतलब कि एक शॉर्टफॉल हो गया, ख़जाने में पैसे कम हो गए। तो डिपार्टमेंट ने, और फर्स्ट ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस ने जो है वो ज़्यादा टैक्स लगा दिया अब हम पर। क्या है कॉज, क्या इफेक्ट क्या है? वैसे क्या है? 1 2 है, 1 इफेक्ट है, 2 कॉज है। सही है। इसमें स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड 1 इज़ द इफेक्ट। सही है ना भाई? चूँकि शॉर्टफॉल हुआ इकोनॉमिक, तो उसकी वजह से टैक्स ज़्यादा लगाए गए ताकि वो शॉर्टफॉल को ख़त्म किया जा सके। ऐसे ही करते हैं ना गवर्नमेंट, सिंपल सी। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी। फर्स्ट पॉइंट है कि तस्वीरें जो हैं वो कहानी सुनाती हैं, कहानी बताती हैं। फैक्ट 2 है ऑल स्टोरीज बुक है वो पिक्चर। जितने भी कहानी की किताबें होती हैं उनमें पिक्चर होती। तीसरी फैक्ट है सम स्टोरी बुक्स हैव वर्ड्स। कुछ स्टोरी बुक्स ऐसे होते हैं जिनमें वर्ड्स भी होती हैं, पिक्चर के साथ साथ वर्ड भी होते हैं। इफ़ द 3 अबव स्टेटमेंट्स आर फैक्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल आल्सो बी अ फैक्ट। अगर ऊपर तीनों बातें सच्चाई पर मबनी है तो नीचे बताएं कौन सी बात सच्चाई पर मबनी है।
फर्स्ट है पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी बेटर देन वर्ड्स कैन। नहीं, ऐसी बात ऊपर तो नहीं बताई गई ना कि पिक्चर की स्टोरी, पिक्चर ज़्यादा अच्छी कहानी बताती है बनिस्बत वर्ड्स के। सेकेंड है द स्टोरीज इन स्टोरी बुक्स आर सिंपल। ये भी ऊपर से तो फैक्ट्स हम नहीं निकाल सकते इस बारे में, सिंपल होती हैं ये तो नहीं, इसमें ऊपर से बात ये वाली तो डिड्यूस नहीं हो रही है हमारे पास। थर्ड है सम स्टोरी बुक्स है बोथ पिक्चर एंड वर्ड्स। हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि कुछ में वर्ड्स और पिक्चर दोनों होती है, तो ये वाली बात वो है जो सही साबित हो रही है ऊपर वाली स्टेटमेंट को पढ़ के, उसी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली 3। बाकी भले दोनों बात आपके जहन में सही होती होंगी, लेकिन ऊपर फैक्ट्स के लिहाज से बताना होता है। ठीक है, फैक्ट्स को देखते हुए आंसर देना है, अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते इसमें। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट है कॉज इफेक्ट बताना है। पहला है द चिल्ड्रन आर बीइंग एग्रेसिव टुडे। आजकल के बच्चों में बड़ी एग्रेसिवनेस आ रही है, जा रही है, आ रही है। एग्रेसिव हो गए, गुस्से के तेज़ हो गए आजकल के बच्चे, बहुत ज़्यादा गुस्सा तेज़ी में कर रहे हैं। सेकंड है देयर इज़ नो स्पेसिफिक लिमिट फॉर चिल्ड्रन टू यूज़ मोबाइल स्क्रीन। और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए कोई आजकल के बच्चों के पास टाइम लिमिट नहीं है, वो घंटों घंटों मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है? हाँ, स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड 1 इज़ द इफेक्ट। जब बच्चे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें एग्रेसिवनेस आती है। मोबाइल स्क्रीन मतलब कार्टून्स देखना है, वॉट एवर, कोई भी जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम वो लेते हैं उतना ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो ये सेकंड जो कॉज, इसका इफेक्ट 1 में निकला कि बच्चे हमारे आजकल के एग्रेसिव हो गए, बिकॉज वो मोबाइल फ़ोन पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, दैट्स पबजी वगैरह खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे एग्रेसिवनेस आती है ना उससे इंसान के अंदर। नेक्स्ट है विच वन डज नॉट बिलोंग टू अदर्स। वो आसान है, ये तो बच्चों वाला है, क्यूकम्बर हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ वेजिटेबल व्हाइल ऑल द अदर आर फ्रूट्स। मसला। नेक्स्ट है शुड चिल्ड्रन बी प्रिवेंटेड कम्प्लीटली फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन्स। क्या बच्चों को पूरी तरह से रोक देना चाहिए टीवी देखने से? सवाल कर रहे हैं, क्या बच्चों को पूरी तरह से टीवी देखने से रोक देना चाहिए? आर्गुमेंट है इसके ऊपर ना, बहस है इसके ऊपर, इस स्टेटमेंट पर। नो वी गेट वाइटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन थ्रू टेलीविजन। नहीं भाई, हमें जो है वो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है टीवी से। सेकंड, यस इट हैम्पर्स द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, ऐसा करना चाहिए, इससे जो है वो बच्चों की तालीम ख़राब होती है। तीसरा, यस यंग चिल्ड्रन आर मिसगाइडेड बाय सर्टेन प्रोग्राम्स फीचरिंग वायलेंस। हाँ, बिल्कुल बच्चों को टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स की वजह से वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर आपके कौन से स्टेट आर्गूमेंट यहाँ पर सही है, स्ट्रॉन्ग है? अगर एक इंसान ये बोलता है कि भाई बच्चों को टीवी देखने से रोक देना चाहिए, दूसरा इंसान ये तीन बात, अगर अब दूसरा इंसान है, अलग अलग लोग ये 3 बातें कर रहे हैं, अब इसमें से कौन से, किसका आर्गूमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं पता? मैं बताऊँ सर, ओनली वन स्ट्रॉन्ग। रीज़न क्या है इसके पीछे? कि यहाँ कह रहे हैं बच्चों को पूरी तरह से टीवी देखने से रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए, बच्चे टीवी देखें ही ना। और पहला वाला क्या बोल रहे हैं, भी टीवी में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, एजुकेशन प्रोग्राम आते हैं, वो तो बच्चे देखेंगे। और सेकंड थर्ड में कहना बिल्कुल रोक देना चाहिए, क्योंकि उनकी एजुकेशन ख़राब हो रही है, या फिर उनके जो है वो कह सकते हैं ना कि भाई मिसगाइड हो रहे हैं सर्टेन प्रोग्राम से। तो उसमें ये बेहतर हो सकता है कि उसमें फिर बच्चों के ऊपर वो लगाई जाए, मतलब लाइक उनको वॉच रखा जाए कि वो क्या चीज़ वॉच कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितना टाइम सर्व कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं, बजाय इसके कि हम उन पर बिल्कुल ही पाबंदी लगा दें कि नहीं आज से आप ये जो है वो टीवी देखेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई। या मोबाइल फ़ोन के लिए भी सेम इसी तरह से हम लागू कर सकते हैं ना भाई, वॉच रखा जाए, ये नहीं कि बिल्कुल ही रोक दें उनको एक चीज़ से, क्योंकि उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं जो बच्चे कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट वाली है, सेकंड थर्ड नहीं है। बस समझ आ रही है ना भाई? अगर कोई ये बोलता है बिल्कुल ही रोक दो, तो उन्हें ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छे प्रोग्राम्स भी आते हैं टीवी चैनल्स में जो बच्चे देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ हाफ। ये क्या है? ये तो मैथ्स का सवाल आ गया। हाफ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? क्या होता है? 2 होता है, और क्या होता है? सही बात है, रेसिप्रोकल ले लेंगे ना इसका। और अगर बोलते हैं इस हाफ का एडिटिव इनवर्स बताने, तो क्या होता है? 1 -1/2।
मेडिकल वालों के साथ मसला यही रहता है, पता नहीं ये लॉजिकल रीजनिंग में क्यों पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एम हैज़ डिसाइडेड टू गिव फ्री ब्रेकफास्ट फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर टू द स्टूडेंट्स in its primary section through the canteen even though they will not get any government grant। कहते हैं कि स्कूल है उसका नाम एम है, स्कूल का नाम एम है और उस स्कूल ने फैसला किया है कि वो फ्री ब्रेकफास्ट देगी, मतलब फ्री नाश्ता देगी पूरे साल तालिब इल्मों को अपने प्राइमरी सेक्शन के अपने कैंटीन से, अगरचे उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड भी नहीं मिल रहा। क्या करना चाहिए इस मामले में? कोर्स ऑफ एक्शन, पहला, the school will have to admit many more poor students who will seek admission from the next academic year। पहला वाला तो नहीं करेंगे, पहले जितने बच्चे उनको दे दे खाना, पहले पैसा नहीं मिल रहा, पहला वाला तो ऐसे ही नहीं होना, ठीक है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं। दूसरा है, वो आपको भी लग रहा होगा, पहला तो नहीं करेंगे। दूसरा है, the canteen facilities and utensils have to be checked and new purchases are to be made to equip it properly। होना चाहिए ना ऐसा, फैसिलिटीज़ बढ़ाने पड़ेंगे, बर्तन वर्तन बढ़ाने पड़ेंगे, प्लेट वगैरह, क्योंकि सारे बच्चों को खाना खिलाना है, पढ़ना पहले फ्री में नहीं होता था तो कुछ लोग खाते थे, अब सबको खिलाना है तो जाहिर सी बात है इक्विपमेंट होनी चाहिए ना सारी, ये तो करना ही है, तो कुछ भी कर लो। थर्ड, फंड्स विल हैव टू बी रेज टू सपोर्ट द स्कीम फॉर द ईयर्स टू कम। करना ही पड़ेगा यार, गवर्नमेंट फंड दे नहीं रही तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा फंड कहीं और से। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये ऑप्शन, ओनली 2 and 3 फॉलोस। तुम लोगों का लॉजिक भी बेहतर होना तुम लोगों को, क्या भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपने कभी ऐसा स्कूल ओपन किया तो आपको पता होना चाहिए ना, लाइक हाउ टू डू दिस थिंग्स ना, लॉजिक के लिहाज से। नेक्स्ट है, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल द कॉलेजेस अंडर इट्स जुरिडिक्शन टू बैन यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इनसाइड द कॉलेज प्रेमिसेस। मतलब एक ही कह रहे हैं कि अच्छा कॉज एंड इफेक्ट वाला सवाल है कि यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने हिदायत की है कॉलेज में कि हर तरह के तमाम फ़ोन जो है ना, कोई भी मोबाइल फ़ोन कॉलेज के अंदर इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा है, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स ऑफ द कॉलेजेस signed a joint petition to the university complaining the disturbances caused by cell phone ringtones inside the classroom। मतलब बहुत सारे टीचर्स ने बोला है कि अभी बच्चों लोगों को जो है वो रिंग बज जाता है टेलीफोन का, तो इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। तो बताएं, 2 जो है वो कॉज है और फर्स्ट इफेक्ट इसका है, ठीक है, ये तो आसान है। तो समझ रहे हो ना कैसे आते हैं ये सवालों के। ये तो बड़ा आसान सवाल है। कूट एंड पोएट हैव डैश नंबर ऑफ सेम लेटर्स। 2 वर्ड्स हैं, बताएं कितने सेम लेटर्स इस दोनों में मौजूद है? ओ मौजूद है और ई मौजूद है, 2 हो गया। तो ये तो सेम, समझ गया है। सेम लेटर्स कितने हैं? तो दोनों में आ रहे हैं, दोनों वर्ड्स। पी, हाँ टी भी है, सॉरी टी भी है ना, तो 3 सी हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर बेवरेजेस। जितने भी ड्रिंक मिक्सेस हैं वो बेवरेज हैं, ठीक है, जितने भी ड्रिंक मिक्सेस हैं वो है हमारे पास बेवरेज है। ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंकेबल, जितने भी बेवरेजेस हैं वो क्या है भाई, वो ड्रिंकेबल हैं और ये ड्रिंक मिक्सेस हैं। ऑल बेवरेजेस आर रेड, जितने भी बेवरेजेस होते हैं वो सारे के सारे क्या है भाई, रेड है। इफ़ द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी द विल फैक्ट। सम ड्रिंक मिक्सेस आर रेड, कुछ ड्रिंक मिक्सेस रेड होंगी, हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, पहला हो सकता है। ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंक मिक्सेस, सारे बेवरेज ड्रिंक मिक्सेस है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं, ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर बेवरेज, तमाम ड्रिंक मिक्सेस बेवरेज है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारे बेवरेज ड्रिंक मिक्सेस हों। ये सारे आम फल है लेकिन सारा फल आम थोड़ी ना है, सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। देखो वन ही होगा, ऑल रेड मिक्सेस ड्रिंक मिक्सेस आर ड्रिंकेबल, सारे रेड मिक्सेस ड्रिंकेबल होता है, तो ऐसा भी नहीं है, सारे थोड़ी ना होंगे ड्रिंकेबल, सही है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 1 फॉलोअर है, मतलब 1 सिर्फ फैक्ट है, बाकी कोई फैक्ट नहीं है एज पर द गिवन स्टेटमेंट्स। फाइंड द डिफरेंट वन, बड़ा आसान है, मदर सिस्टर मेड आंट,
मेड होगा, मासी कोई रिश्तेदार थोड़ी ना आपकी, दैट सिंपल। इस तरह के थोड़े आसान से भी होते हैं रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये सारे मैं मुश्किल ही करा रहा हूँ, इसी तरह के आते हैं, वो आसान आसान वाले थोड़ी ना आते हैं कोई एकदम ही बच्चों वाले, तो थोड़े डिफिकल्ट आप देखोगे पास पेपर में ऐसे ही आया हुआ मिलेगा आपको कर देगा। नेक्स्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट अगेंस्ट द कॉलेज अथॉरिटीज डिसीजन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड बिकम ऑटोनोमस। ज़्यादातर कॉलेज के तालिब इल्मों ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है कॉलेज की अथॉरिटी के इस डिसीजन के ख़िलाफ़ कि वो यूनिवर्सिटी से ब्रेक अवे हो जाए और ऑटोनोमस हो जाए, अलग हो जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर लाइक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना, कुछ एफिलेटेड होती हैं, जैसे कॉलेजेस होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि मान लेते हैं जैसे जेएम वो था एसएमसी, पहले एसएमसी होता था, डीएमसी होता था ना, सिंध मेडिकल कॉलेज और डाउ मेडिकल कॉलेज, तो वो डाउ यूनिवर्सिटी के अंडर में आता था, DUHS के, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। तो JM जिस तरह से जे जो है ना जिना साइंस कॉलेज, तो उसको क्या कहा जाता था, जिना मेडिकल कॉलेज को, कि वो डाउ से एफिलेटेड होता था ना, तो उसकी अपनी डिग्री नहीं थी, डाउ की ही DUHS की डिग्री मिलती थी। तो वो जब वो जिना था, जिना सिंध, उसके बाद अब जब JSMU बन गया, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो क्या हो गया, उसकी अपनी डिग्री हो गई। अब वो डाउ की डिग्री, उसके ऊपर JSMU ही लिखा होता जिना की डिग्री में, मतलब वो एक डिग्री अवॉर्डिंग स्टेटस उसकी आ गई है। अक्सर है जैसे UIT है, उसमें पहले NIT की डिग्री मिलती थी, अब से अपनी डिग्री UIT देता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर पहले नहीं मिलती थी लाइक NIT की डिग्री, अब दाऊद अपनी डिग्री देता है। तो ऑटोनोमस हो जाता है ना इदारा कभी कभार यूनिवर्सिटी से कट के। तो कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉलेज की इस ओपिनियन को नेगलेक्ट कर दिया है, नज़रअंदाज कर दिया है, और उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया है कि भाई यूनिवर्सिटी से अलग होकर ऑटोनोमस नहीं रहना है, मतलब हम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर रहें, अलग इदारे ना बने, मतलब एज अ कॉलेज बन के रहें। सेकंड कहते हैं द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैव एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ ने एक्सप्रेस किया है कि वो अपने कॉलेजेस को ग्रांट नहीं दे सकते हैं, मतलब और ज़्यादा फंड्स नहीं देंगे। मतलब पहले यूनिवर्सिटीज़ अपने कॉलेजेस को फ़ंड देती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कॉलेज को फ़ंड देने से उन्होंने मना कर दिया है। तो जो एक स्पेसिफिक कॉलेज के अथॉरिटी ने क्या कहा है कि हम यूनिवर्सिटी से कट के अलग हो जाएंगे। अब बताइए क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है? ये ईजी है यार, ये तो पूरा कहानी सुना दी है। दूसरा कॉज है, पहला इफेक्ट है। तो इतना आसान पूरी कहानी सुना दी, इतनी बड़ी कहानी आपको वहाँ खड़े को टीचर नहीं सुनाएंगे, ये खुद समझ रहे हैं आपको क्या चीज़ बात इसके अंदर चल रही है। क्योंकि समझा दिया तो एक डल से डल बच्चा भी कर लेगा, ये आपको पता है, इसमें कुछ और नहीं है, समझाने के बाद आसान हो जाता है सवाल। नेक्स्ट लुक एट द सीरीज, विच नंबर यू थिंक विल बी नेक्स्ट? 10, 11, 12, अच्छा नहीं 7, 8, 9, यस 10 अल्टरनेट सीरीज चल रही। स्टेटमेंट है, स्मोकर हैज़ लेफ्ट स्मोकिंग सडनली। एक सिगरेट पीने वाले ने अचानक से सिगरेट पीना छोड़ दिया, वो सिगरेट पीना छोड़ दिया, स्मोकर ने स्मोकिंग छोड़ दिया। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा आगे? ही विल फील रेस्टलेसनेस एंड एंग्जाइटी, ये तो होगा, एक सिंपल सी बात है कि नशा हमारा ना स्मोकर है, चेन स्मोकर है, अब वो छोड़ेगा तो बेचैनी और परेशानी तो होगी, इतने आराम से तो नहीं छोड़ सकता इंसान। पहला तो होगा 100%। ही विल स्टार्ट गेनिंग वेट, उसको वेट गेन करना शुरू कर देगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, पक्का नहीं है। वो खाने पीने पर होगा ना भाई, कितना खा पी रहा है, वो सिगरेट छोड़ के वो खाना पीना भी छोड़ दे तो वो कहाँ से वेट गेन होगा? तो कह सकते हैं कि सिर्फ ओनली ए फॉलोस, स्टेटमेंट 1 फॉलो होगा बस, कोर्स ऑफ एक्शन। सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं द सिलेक्शन है टीम हैज डिसाइडेड टू कीप द सेम प्लेयर्स फॉर द सेमीफाइनल एंड फाइनल मैच ऑफ द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पहला है कि सिलेक्शन टीम ने डिसाइड किया है कि सेमीफाइनल और फाइनल मैच के लिए जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया से होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, हम सेम प्लेयर्स को रखेंगे, प्लेयर्स चेंज नहीं करेंगे। इंग्लैंड की टीम के सिलेक्शन ने ऐसा फैसला किया। सेकंड, इंग्लैंड गॉट द विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत गई। बताओ कॉज क्या इफेक्ट है?
पक्की बात है, ज़रूरी नहीं है। मेरे लिहाज से उल्टा होना चाहिए, मेरे लिहाज से, जो मेरा लॉजिक कहता है। रीज़न पता है क्या, अगर सेम रखा जा रहा है तो क्या पता जीते हारे तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता ना। लेकिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया से जीत हासिल कर ली है एक मैच में, तो उस मैच में जो प्लेयर्स थे ना, तो उन्होंने कहा कि आगे हम उसको रखेंगे। ये बेहतर है ना कि ये क्या कॉस्ट था, तो उसका इफेक्ट ये निकला है। ऐसा तो नहीं, वरना अच्छा खेलेंगे वो आगे से, वरना तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेम रखा क्या पता आगे हार जाए। सही, सिंपल कॉमन सेंस है। आप सिलेक्शन बोर्ड के आप चेयरमैन बनेंगे तो फिर आपको ये काम आएगा जब से कुछ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेटमेंट है द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एम। ये तो हो गया ना, आई थिंक ये हो गया तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं बेटा कि द गवर्नमेंट सॉरी a statement as stated in the recent census report the female to male ratio is alarmingly low। मतलब फीमेल टू मेल रेशियो जो है ना वो अलार्मली लो है, बहुत कम हो गया है। सेंसस किया गया, सेंसस से मुराद एक मर्दमशुमारी की गई है और देखा गया कि लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, लड़कों की तादाद कम है, फीमेल ज़्यादा है, मेल कम है। अब ये शायद कोर्स ऑफ एक्शन कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए। फर्स्ट, द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट। गवर्नमेंट को एक और बार मर्दमशुमारी कराना चाहिए ताकि वो वेरीफाई कर सकें रिजल्ट को। नहीं होना चाहिए भाई, पहली बार हो गया दोबारा क्यों करें, जब लो आ गया तो आ गया, सिंपल है ना, तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है उसमें। दूसरा कह रहे हैं द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इशू ऑर्डर्स टू ऑल द डिपार्टमेंट्स टू एनकरेज पीपल टू इम्प्रूव द रेशो। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो इमीडिएटली ऑर्डर इशू करे तमाम डिपार्टमेंट को कि हम इस रेशो को इम्प्रूव करें। ये भी नहीं पॉसिबल है भाई, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना, इंसान के हाथ में तो नहीं है इस चीज़ के बारे में। या मार दे, गोली मार दे कुछ आदमियों को, गोली मार के, ताकि लड़के लड़की बराबर हो जाए। और बर्थ रेट पर तो वैसे भी है, तो हम कंट्रोल इसमें नहीं है कुछ भी खास के लाइक एज अ जेंडर के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट आ जाए, वो तो जो अल्लाह खुदा की तरफ से है तो वो तो रेशो चलेगा ना भाई। सही बात है ना भाई, वो तो आप मेडिकल वाला ज़्यादा बेहतर समझते हैं उसके बारे में। तो कहने का मकसद है कि इसमें कोई ये क्या किया नहीं जा सकता इसको ना, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते किसी तरह से। ठीक है, तो नाइदर नॉन ऑफ देम फॉलो, तो इसमें तो कुछ करना बेहतर नहीं है। ऐसी बात है, अब है तो है, ये खुदा की तरफ से है, क्या कर सकते हैं आप इसमें, कुछ नहीं कर सकते। मेल रेशियो फीमेल ज़्यादा है तो अल्लाह ने पैदा किया, दैट्स इट। ये आ गया बड़ा आसान तुम लोगों के लिए सवाल आ गया। विच लेटर लाइज इन द मिडिल ऑफ द वर्ड क्वालिटी। क्वालिटी के बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? क्या बात है, मुश्किल तरीन सवाल इस साल का। ऐसा सवाल है जो सारा 200 का 200 हर वर्ड के बीच का वर्ड पूछ ले, कैसा मजा आ जाएगा। मेरिट पर 100% हो जाएगा। फिर बोलेगा बेटा सिर्फ इंटर की परसेंटेज एडमिशन हो रहा है, टेस्ट पे नहीं हो रहा होगा। सही बात है ना, तो इतना आसान भी नहीं करते हैं कभी। स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर देगी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जो जनरल पब्लिक को। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। सेकंड है, इन द पास्ट द जनरल पब्लिक डिड नॉट हैव एक्सेस टू दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। माजी में जनरल पब्लिक को इन इंफॉर्मेशन से रसाई नहीं थी प्राइमरी एजुकेशन की, लेकिन अब रसाई है। तो अब बताएं क्या है कॉज, क्या है क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, या दोनों कॉज दोनों इफेक्ट है? मतलब एक दो स्टेटमेंट है ना, पहले है कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि वो प्राइमरी एजुकेशन की चीज़ों को अवेलेबल कर लेगी जनरल पब्लिक के लिए। सेकंड लिखा हुआ है कि माजी में लोगों को रसाई नहीं थी प्राइमरी एजुकेशन तक। इतना सोच रहे हो, इतना आसान सवाल में 2 कॉज है 1 इफेक्ट है, दैट्स इट। कह रहे कि माजी में या पहले रसाई नहीं थी ना जनरल पब्लिक को, वो हासिल नहीं कर सकते थे, मतलब अभी दस्तयाब नहीं थी प्राइमरी एजुकेशन का मटेरियल जो भी था, तो इन्फॉर्मेशन जो थी रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। तो जब गवर्नमेंट ने इसको देखा तो सोचा कि अब हम रसाई इसको कर लेते, तो उन्होंने फैसला किया कि अब रसाई होगी।
तो असल में सेकंड वाला कॉज बना तो फर्स्ट वाला इफेक्ट बन गया उसका, समझ गए इस तरह से। फायदा क्या होगा? क्या फायदा क्या होगा? आप कहना चाह रहे हो दोनों कॉज हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि नीचे वाला कॉज क्या है? कॉज यही तो मैं बता रहा हूँ कि तो ये चीज़ देखा गया ना कि सर्वे किया, गवर्नमेंट ने सर्वे करके देखा कि यार लोगों को रसाई कभी नहीं रही है पहले इसमें, तो ये सबब था जिसकी वजह से वो सोचने पर मजबूर है और उन्होंने अवेलेबल कर दिया, तो ये बन गया हमारा इफेक्ट, समझिए। सीरीज़ है ये तो आसान से बता दोगे, 22, 21, 23, 22, 24 तो यार वही चल रहा है सीरीज़। कैसे चल रहा है सीरीज़? 22, 23, 24, 25 हो गया। कंप्लीट द सीरीज ABEFMN। देखो AB के बाद उन्होंने CD छोड़ दिया, EF आ गया। GH छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? IG आ जाएगा। फिर KL छोड़ देंगे तो MN आ जाएगा। दो छोड़ दें, स्किप कर रहे हैं, सही है। नेक्स्ट है फैक्ट नंबर 1, ऑल हेड्स हैव ब्रीम्स। सारे हेड्स में ब्रीम्स होते हैं, जितने भी हेड्स होते हैं ना, हेड्स इस तरह से होता है ना, देखा होगा आपने। तो ये इसका जो हेड का जो है वो ब्रीम कहलाता है। तमाम हेड्स में ब्रीम होते हैं, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट 2 क्या? देयर आर ब्लैक हेड्स एंड ब्लू हेड। ब्लैक हेड्स होते हैं और ब्लू हेड्स होते हैं, 2 हेड्स हैं। फैक्ट 3 है बेसबॉल कैप्स आर हेड। बेसबॉल के जो कैप्स होते हैं वो असल में हेड्स होते हैं, चूँकि उनमें ब्रीम होता है, मतलब इस तरह से होता है ना, लाइक इस टाइप का होता है वो, तो पहनते हैं। इफ द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल आल्सो बी अ फैक्ट? ऑल कैप्स हैव ब्रीम। नहीं, सिर्फ बेसबॉल कैप हैट है तो उसमें ब्रीम होगी, हर कैप में ब्रीम नहीं होती है ना, सारे टोपी तो ब्रीम नहीं होंगे ना उसके अंदर, हर कैप के अंदर। जैसे हम जो नमाज़ पढ़ने के लिए जो कैप लगाते हैं तो उस पर उन्हें ना ब्रीम होता है। सम बेसबॉल कैप्स आर ब्लू। हो सकता है चूँकि हेड्स जो है वो ब्लू और ब्लैक दोनों होते हैं और सारे बेसबॉल हैट हैं, तो हो सकता है 2 हो सकते, कुछ हो सकते हैं। बेसबॉल कैप्स हैव नो ब्रीम। बेसबॉल कैप्स में ब्रीम नहीं, बेसबॉल का जब हैट है और हैट में ब्रीम है तो नहीं, तो सिर्फ क्या होगा? 2 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो फैक्ट हो सकती है हमारे लिए, फर्स्ट और थर्ड नहीं हो सकती, सही है। नेक्स्ट है देयर इज अ कंसीडरेबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटर बोर्न डिजीज इन द सिटी। कहते हैं बड़ी तादाद में कमी हुई है उन लोगों की तादाद में जो पानी वाटर बोर्न डिजीज़ से अफेक्ट हुए हैं ड्यूरिंग द रीजन सीज़न में। कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कमी हुई है उन नंबर ऑफ़ पीपल में जो कि बारिश के मौसम में, रेनी सीज़न में जो वाटर बोर्न डिजीज़, पानी की जैसे बीमारी होती हैं, उसका शिकार हुए तो कम हो गए ऐसे लोग ना। द गवर्नमेंट हैज़ ओपनड 4 न्यू सिविल हॉस्पिटल्स इन सिटी ए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। गवर्नमेंट ने 4 बड़े हॉस्पिटल खोले हैं और उससे हुआ क्या है कि जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं वो कम हो गए। क्या हो गया? सिर्फ 2 कॉज हो गया और 1 इफेक्ट हो गया, सिंपल। विच शुड कम टू द रेसिपी। रेसिपी के जैसा, रेसिपी से कनेक्ट होता हुआ वर्ड कौन सा हो सकता है इनमें से? यस, कुक बुक। ऐसी बात है, कुक बुक में रेसिपीज होती हैं, सही है। तो मसला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है शुड रिलीजन बी बैंड। क्या रिलीजन को, मज़हब को बैंड कर देना चाहिए? क्या मज़ाहिब को बैंड कर देना चाहिए, मतलब मज़ाहिब पे पाबंदी लगा देनी चाहिए तमाम मज़ाहिब पर? एजम्पशन फर्स्ट है यस, इट डेवलप्स फैनेटिसिज्म इन द पीपल। हाँ, ये लोगों में इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज़म लेकर आती है, इससे लोग इंतहा पसंद हो जाते हैं। सेकंड, नो रिलीजन बाइंड्स पीपल टुगेदर। नहीं, मज़हब लोगों को साथ में जोड़ कर रखती है। अब बताइए क्या? वी का मुस्लिम हम तो यही लगाते हैं, लेकिन सी करेक्ट है। आइदर 1 और 2 इज स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मजहबी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म होती तो है ना, मज़हब के नाम पर इंतहा पसंदी तो होती है, इसको तो कोई वो नहीं है, शक नहीं है। भले भले मुसलमान ना करते, हिंदू करते हैं, जैसे कि कोई और यहूदी करते हैं, मुसलमानों को भले हटा भी दो तो मज़हब की वजह से इंतहा पसंदी तो होती है, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि मज़हब बांध के भी रखती है तो नहीं लगाना चाहिए। मतलब दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास एजम्पशन हो सकते हैं इस बात को करने के।
ठीक है ना भाई, दोनों एजम्पशंस आ सकते हैं कि भाई पहला वाला भी स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वाला भी स्ट्रॉन्ग है, कि मज़हब को इसलिए बैंड लगा देना चाहिए कि इससे इंतहा पसंदी फैलती है, और इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि इससे लोगों के बीच जो है वो बाइंड होते हैं, लोग आपस में मिलते हैं जुड़ते हैं। तो दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है देखा जाए तो, सही है। नेक्स्ट है द थर्ड डिग्री क्रिमिनल वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर द 3 लाइफ सेंटेंसेस। एक बड़े ख़तरनाक मुजरिम को जो है वो एक रखा गया है एक जेल के अंदर, 3 लाइफ सेंटेंसेस, वो 3 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, बहुत ख़तरनाक क्रिमिनल है। द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बाय द पुलिस वर मोर देन एडिक्वेट, और जो सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है पुलिस ने उसको बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए। कॉज क्या, इफेक्ट क्या है? दूसरा इफेक्ट सिंपल, वैसा ख़तरनाक कोई मुजरिम आया तो उसके लिए सिक्योरिटी टाइट कर दी उसके लिए, दैट्स इट। डिसर्नेबल एंड पाल्पेबल हैव डैश नंबर ऑफ सेम लेटर्स। क्या ये तुम लोगों का सवाल आ गया, बताओ कुछ हो जाओ, कितने अल्फ़ाबेट सेम है, कितने लेटर सेम है? एल तो आ रहा है, बी आ रहा है और ई आ रहा है, 3 लेटर सेम है ना भाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर। जितने भी फिल्म स्टार हैं वो सारे प्लेबैक सिंगर हैं। अब ये देखो, ये फिल्म स्टार है और ये हो गए प्लेबैक सिंगर, सारे फिल्म स्टार प्लेबैक सिंगर हैं। ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार, जितने भी फिल्म डायरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे फिल्म स्टार हैं। कंक्लूजन अब निकालते हैं, ठीक है, ये डायग्राम बन गई हमारी। ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर, सारे फिल्म डायरेक्टर प्लेबैक सिंगर यकीनन होंगे। सारी बात, क्या सारे फिल्म डायरेक्टर प्लेबैक सिंगर होंगे? क्योंकि अगर सारे फिल्म स्टार प्लेबैक सिंगर हैं और सारे फिल्म डायरेक्टर फिल्म स्टार हैं तो ऐसी बात है सारे फिल्म डायरेक्टर प्लेबैक सिंगर भी होंगे, क्योंकि उसके अंदर ही आ रहा है ना डायग्राम के अंदर, तो A1 तो है। सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर, कुछ फिल्म स्टार फिल्म डायरेक्टर होते हैं, ऐसा ही है, कुछ होते हैं सारे नहीं, तो दोनों फॉलो है, बोथ 1 and 2 फॉलो। समझ में आया कैसे नहीं मैंने इसका आंसर निकाला है? तो इसको डायग्राम बनाओगे तो सही, वरना घूम जाओगे इसके अंदर सवाल में, बेहतर डायग्राम से कर लिया था। Majority of the citizens in the locality belongs to higher income group। मतलब ज़्यादातर जो शहरी हैं इस हमारे इस इलाके में ये अमीर तबके से उनका ताल्लुक़ है। दूसरा है द सेल्स इन द लोकल सुपर मार्केट आर कंपेरेटिवली मच हायर देन अदर लोकेलिटीज़। तो जो सेल हुई है सुपर मार्केट में वो बाकी सारी लोकेलिटी से बहुत ज़्यादा हुई है। बताओ कॉज इफेक्ट। फर्स्ट कॉज है, सेकंड इफेक्ट है उसका, दैट सी बात है, लोग अमीर हैं तभी ज़्यादा ख़रीदा उन्होंने सुपर मार्केट से तो सेल बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन द रूरल एरियाज इज रन इन ओनली बाय 1 टीचर। बड़ी तादाद में स्कूल ऐसे हैं एक देही इलाके में जिससे एक टीचर पर चलते हैं, एक ही उस्ताद होते हैं, वो सब कुछ करते हैं, पढ़ाते हैं। सेकंड है देयर हैज़ बीन अ ह्यूज ड्रॉप आउट फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल एरियाज। बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो निकल गए हैं प्राइमरी स्कूल से देही इलाकों में। क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है? टीचर भी काम आएंगे, बिल्कुल। तो हमारे पास 2 जो है वो कॉज है और 1 इसका इफेक्ट है। सिंपल। कंप्लीट द सीरीज A 2.5 B 5 C 7.5 10 हो जाएगा, बिल्कुल D 10 ये ऑप्शन। समझ गए?